राजस्थान का अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों से बना प्रारूप तंत्र क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। जल ग्रहण क्षेत्र, जिन क्षेत्रों से नदी अपना जल बहाकर लाती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जल की दृष्टि से राजस्थान में देश का उपलब्ध सतही जल 1.16% है, जो कि सर्वाधिक चंबल से है। सतही जल अगर देखा जाए राजस्थान में तो सर्वाधिक चंबल में है। राजस्थान में कुल जलग्रहण क्षेत्र 16 हैं। राजस्थान में कुल उप जल ग्रहण क्षेत्र 58 हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला जिला उदयपुर है। राजस्थान में न्यूनतम नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं, किस जिले में पाई जाती हैं? बीकानेर में। राजस्थान के वे जिले जहाँ एक भी नदी नहीं बहती है: बीकानेर, चूरू, फलौदी और टीक। राजस्थान में सर्वाधिक 7 जिलों में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? बनास है, लूड़ी नदी है। राजस्थान की 12 मासी नदियाँ: चंबल नदी, माही नदी है। राज्य जल नीति की शुरुआत 1999 में हुई थी। राज्य जल नीति की शुरुआत राज्य भूजल नीति की शुरुआत 11 साल बाद हुई है, यानी कि 2010 में हुई है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना 1950 यानी कि आज़ादी के 3 साल बाद। राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में बटा हुआ है: आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें, जो कि रुंडित नदियाँ भी कहलाती हैं, यानी कि जो राजस्थान है उसी में जहाँ से उद्गम होती हैं उसी अपने ही राजस्थान की परिधि के अंदर ही वे क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। ये 60% क्या रखती हैं, अपना स्थान रखती हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र में। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात करें तो ये 16% अपना भाग रखता है कच्छ, और इसके 2 भाग होते हैं, कच्छ की खाड़ी और एक खंबात की खाड़ी। ठीक है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र 24% अपना स्थान रखता है। राजस्थान का आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत आने वाली जो नदियां हैं उसकी एक ट्रिक है: घसा, मेरू, काकारू, यानी घग्गर नदी सबसे लंबी नदी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 20 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की अपवाह तंत्र की नदी है। सा से सावी नदी, में से मैथा नदी, रू से रूपनगढ़ नदी, का से कांतली नदी सबसे लंबी है। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से यदि देखी जाए तो कांतली नदी है। अच्छा, उद्गम राजस्थान में, अंत भी क्या होता है इसका, राजस्थान में होता है कांतली नदी का, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से। ठीक है। कांकने नदी या इसको कांकनी भी कहते हैं, रू से रूपारेल नदी। खारी नदी, द्रत्यवती, मसूरदी और बाणगंगा क्या है, एक आंशिक रूप से राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। घग्गर नदी, सरस्वती या दृश्यद्वती इसका उपनाम है। उद्गम स्थल कालका माता मंदिर, शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थान है। लंबाई की बात करें, कुल लंबाई 465 किलोमीटर। राजस्थान में 156 किलोमीटर की इसकी क्या है, लंबाई है। कुल लंबाई 465 है और राजस्थान में 156 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है। राजस्थान में ये क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी। जब पूर्णतः बहाव की दृष्टि से अगर देखी जाए सबसे लंबी तो कांतली है, परंतु आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो घग्गर नदी है। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ से इसका प्रवेश होता है। घग्गर के उपनाम कौन से हैं? राजस्थान का शोक भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, चितांग नदी भी कहते हैं, सोतर नदी भी कहते हैं और हाकरा पाकिस्तान में कहते हैं। भाव क्षेत्र की बात करें, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जो सूरतगढ़ में होकर निकलती है, अनूपगढ़, इन 3 जिलों में बहती है। फिर भारत में हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और पाकिस्तान में और फोर्ट अब्बास तक जाती है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक क्या है, इसका बहाव क्षेत्र है। हरियाणा में ओटू झील का निर्माण व राजस्थान में प्रवेश करके तलवाड़ा हनुमानगढ़ झील का निर्माण करती है। हरियाणा में ओटू झील का निर्माण करती है और राजस्थान में प्रवेश करके तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। इतनी सी बात है। ठीक। नाली नदी, ये क्या, नाली क्या है? घग्गर का बेसिन क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। घग्गर का बेसिन क्षेत्र नाली कहलाता है। हकरा, घग्गर नदी का विस्तार बहावलपुर पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता है।
घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो उनकी हम बात करेंगे। घर आए सिवा और टीना के अब्बा हकरे ना हैं, यानी घ से घग्गर, आय से आवड़ माता ने क्रोध में आकर पूरा पानी सुखा दिया था। ऐसा मान्यता है कि आवड़ माता जो हैं उन्होंने क्रोध में आकर पूरा पानी सुखा दिया था। शिवा यानी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। टी से टिब्बी हनुमानगढ़ से इसका क्या है, उद्गम स्थान है। टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ना से नाली, इसके क्या कहते हैं, बेसिन क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। ठीक है, अब्बा यानी कि फोर्ट अब्बास तक क्या है, इसका भाव क्षेत्र है। हकरे रे फॉर पाकिस्तान में बेसिन क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। ठीक है, और है से हिमाचल प्रदेश से उद्गम स्थल है। कहाँ से, कालका माता मंदिर शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, राजस्थान का कौन सा शहर अपने नदी के पेटे से नीचे है, इसका आंसर है हनुमानगढ़ घग्गर नदी से। तो दूसरी कौन सा है, बालोतरा है लूड़ी नदी से। अब हम बात करेंगे कातली नदी की। कातली नदी का उद्गम स्थान है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। उपनाम शेखावाटी की गंगा या मौसमी नदी। कातली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावटी बेसिन क्षेत्र भी कहलाता है। विशेषतः पूर्णतः बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कातली नदी है। परंतु आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो घग्गर नदी है। इसके पास सभ्यता कौन सी विकसित हुई है, गणेश्वर सभ्यता एवं सोनाली सभ्यता इसके पास विकसित हुई है। नीम का थाना स्थान पर गणेश्वर और सोनाली सभ्यता पाई जाती हैं। इसका बेसिन तोरावटी कहलाता है। ये जो सभ्यता है गणेश्वर और सोनाली सभ्यता, ये नीम के थाने के पास हैं और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। समाप्त एवं विलुप्त गांव होती है। ये मुंडेरला गांव झुंझुनू में क्या होती है, ये समाप्त और विलुप्त हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रूपनगढ़ नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान है सलेमाबाद की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर में। ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान बीट भी कहाँ पाई जाती है, किशनगढ़ अजमेर में पाई जाती है। बहुत अच्छी बात है। निम्बार्क संप्रदाय की एक मंदिर और है वहाँ पे, उसमें भी निम्बार्क के रूप में वो अजमेर पुष्कर अजमेर में क्या हो, किशनगढ़ अजमेर में क्या पूजा होती है। चरण मंदिर जिसका नाम है चरण मंदिर। ये नदी सांबर झील में गिरती है। कौन सी, रूपनगढ़ नदी की बात कर रहे हैं। सलीमाबाद की पहाड़ियाँ जहाँ किशनगढ़ अजमेर से जो उत्पन्न हुई है, यह नदी सांबर झील में गिरती है। इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, रूपारेल नदी, ये तो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। उद्गम स्थान का है उसका उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी अलवर से। रूपारेल अगर देखी जाए तो मुख्य रूप से अलवर है, नहीं तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर इसको कह सकते हैं। कुसुलपुर और भरतपुर में जाके विलुप्त हो जाती है। कुसुलपुर जो भरतपुर में पड़ता है उसमें विलुप्त हो जाती है। उपनाम इसका लसावरी नदी है, वराहा नदी है, रूपनारायण नदी है इसका उपनाम प्रसिद्ध है। खारी नदी की बात करें तो उद्गम स्थान बिजराल की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद में। बस इतना ही है। सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी एक ट्रिक है खारू मैथू खादूसा। खारू मैथू खादूसा इसकी एक ट्रिक है, जो कि खा से खारी नदी है। अच्छा, अभी अपन ने खारी नदी पढ़ी थी, जिसका उद्गम स्थान है बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद। ठीक है, खारू मैथू खादूसा यानी कि खारी रू से रूपनगढ़ नदी। अच्छा, रूपनगढ़ भी अभी अपन ने पढ़ के ही आए हैं। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद की पहाड़ियाँ किशनगढ़ अजमेर में ये पड़ती है। ठीक है, में से मैथा नदी मनोद थाना की पहाड़ियों से उद्गम है। अच्छा, मैथा का। और खादू से यानी कि खंडेला, खा से खंडेला और साथ ही सांबर झील। सावी नदी की बात करें, इसका उद्गम स्थान जो है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम स्थान है। सावी नदी जो है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम स्थान है। यह नदी रेवाड़ी हरियाणा से निकलकर नफचगढ़ झील में विलीन हो जाती है। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से क्या हुआ है, सावी नदी का उद्गम स्थान है। यह नदी जो है रेवाड़ी हरियाणा से निकलेगी वहाँ से और नफचगढ़ झील में विलीन हो जाती है। इसके पास सभ्यता जो है वो जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई है। कोटपुतली बहरोड़ जहाँ पाई जाती है, जोधपुरा सभ्यता कहाँ पाई जाती है, कोटपुतली बहरोड़ में पाई जाती है। इस पर अकबर ने बांध बनाने का प्रयास किया था सावी नदी पर। सावी नदी की दोबारा बात करें तो सेवर की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ जयपुर ग्रामीण के उद्गम स्थान है। रेवाड़ी हरियाणा से निकलती है, नफचगढ़ झील में विलुप्त हो जाती है। जो इसके पास जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई, जो कि कहाँ पड़ती है, कोटपुतली बहरोड़ में पड़ती है। अकबर ने इस पर क्या बनाने की सोची थी, बांध बनाने की सोची थी।
कांकनी नदी, इसको दो नाम है, जैसे कांकनी भी कह देते हैं, कांकनी नदी भी कह देते हैं। उद्गम स्थान कोटड़ी गांव, कोटड़ी कहते हैं, कोटड़ी गांव कर लेते हैं। से मीठा की पहाड़ियों में विलुप्त हो जाती है। कोटड़ी गांव से क्या होता है, कोटड़ी गांव से उद्गम होता है, मीठा की पहाड़ियों में विलुप्त हो जाती है। इसका उपनाम जो है प्रसिद्ध है, पिछले क्वेश्चनों में आ चुका है, मसूरदी नदी। इसको उपनाम क्या है, मसूरदी नदी है। अच्छा, कांकनी नदी क्या है, कोटड़ी गांव से उत्पन्न होती है। मीठा की पहाड़ी जो कि जैसलमेर में पड़ती है, वहाँ विलुप्त होती है। ध्यान रखने वाली बात है, मीठा की पहाड़ी कहाँ पे है, जैसलमेर में है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी जो है वो 17 किलोमीटर या 27 किलोमीटर, दो इसमें वो वेरिएंट चलते हैं। 17 किलोमीटर भी मान रखा है, 27 किलोमीटर भी मान रखा है। तो राजस्थान की सबसे छोटी नदी है आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से देखी जाए तो। भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील भी कहाँ है, जैसलमेर में ही है। इसके किनारे काक गणेश का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है, काक गणेश का मंदिर स्थित है। किसके किनारे, कांकनी नदी के किनारे या कांकनी नदी के किनारे। ठीक है। कोटड़ी गांव कहाँ तक, जैसलमेर तक विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर, मीठा की पहाड़ियों में। ठीक है, मसूरदी अन्य नाम है। अन्य अंतर प्रवाही नदियों की बात करें तो कुकुंद, दत्तवती, रोहिला नदी, नीमड़ा नदी, ये क्या हैं, अन्य कौन सी नदियां हैं, अंतर प्रवाही नदियां हैं। 2006 में कवास बाढ़ का कारण बाड़मेर में कौन सी नदियां बनी थी, रोहिला नदी और नीमड़ा नदी। ठीक है, नीमड़ा नदी। ये हमारे आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वो खत्म हो गई।